जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय नौसेना लाल सागर में उतर गई आखिरकार। जी हां, हमारे जहाज पर हमला हूतियों को कैसे पड़ा भारी, दोस्तों बताएंगे। लाल सागर में बढ़ते खतरे के बीच भारत ने साफ संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है आपको बताएंगे। साथ ही वहीं अरुणाचल में भारत के 27 जगहों के नाम बदलने पर बौखला गया चाइना। दोस्तों आया पहला तमतमाता हुआ बयान, बताएंगे क्या कहा चीन ने। तो वहीं अरुणाचल में चीन की घुसपैठ का बड़ा दावा, पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी से दागे सवाल। साथ में आरएसएस का भी लिया नाम, बताएंगे क्या है पूरी जानकारी। कैसे बौखलाया हुआ है विपक्ष दोस्तों, भारत सरकार के मना करने के बावजूद भी कैसे दावे करते दिखाई दे रही है कांग्रेस के ये नेता। वहीं आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के साथ हुआ मोए मोए, खासकर पाकिस्तान के साथ दोस्तों। इस्लामिक नाटों से दूरी, भारत इजराइल ज्यादा जरूरी। जी हाँ, मुस्लिम देश ने क्यों ठुकराया पाकिस्तानी न्योता। कैसे पाकिस्तान एक साथ 6 तरफा जंग में उलझ गया, ना सऊदी का पैसा और ना ही बचा पाएगा तुर्की का हथियार। क्यों इस सुरक्षा पैक्ट के टूटने की बात आ रही है सामने दोस्तों। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारत की विदेश नीति सबसे बेहतरीन नीति है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां लाल सागर में बढ़ते खतरे के बीच भारत ने अब साफ संकेत दे दिया है कि अपने समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। दोस्तों भारतीय नेवी ने भारत से जुड़े 2 तेल टैंकरों को यहां से सुरक्षित एस्कॉर्ट किया है। कुछ दिनों पहले भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर हमला हुआ था और वो डूब गया था। इसके बाद भारतीय नौसेना खुद मैदान में उतर गई दोस्तों, और हाई रिस्क जोन में एक्टिव ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यमन के पास एक भारतीय जहाज पर हमले के बाद स्थिति अचानक बदल गई। ये सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि लाल सागर अब सुरक्षित वैकल्पिक रूट भी नहीं रहा। जी हां, इसी के बाद भारतीय नौसेना ने बाब अल मंदेब जैसे संवेदनशील जल डमरू मद में सीधे दखल देते हुए 2 क्रूड ऑयल टैंकरों एमटी कंपास और एमटी थलत्ता को सुरक्षित बाहर निकाला। भारतीय नौसेना ने बाब अल मंदेब जैसे खतरनाक इलाके में 2 तेल टैंकरों को अपनी सुरक्षा में बाहर निकाला। INS त्रिशूल और INS आदित्य ने 9 और 10 अगस्त को इन जहाजों को एस्कॉर्ट किया। दोस्तों बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे अहम समुद्री चेक पॉइंट्स में से एक है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। जब ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मद को ब्लॉक किया तो सऊदी ने तेल बेचने के लिए लाल सागर का रास्ता चुना, क्योंकि वो पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से समंदर से जुड़ा है। कई तेल टैंकरों ने इसी रूट का विकल्प के तौर पर चुना है, लेकिन अब यहाँ भी ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों के हमले बढ़ने से ये रास्ता भी जोखिम में आ चुका है दोस्तों। यानी दुनिया के दोनों बड़े तेल रूट हॉर्मुज और बाब अल मंदेब एक साथ अस्थिर हैं। यमन के हूती विद्रोही लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हालिया हमले में एक भारतीय झंडे वाला जहाज डूब गया, हालांकि सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने इस हमले के पीछे हूतियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि समूह ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली। हूतियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के रेड सी पोर्ट्स के खिलाफ ब्लॉकेड का ऐलान भी किया था, जिससे पूरे इलाके में असुरक्षा और बढ़ गई है। दोस्तों भारतीय झंडे वाले जहाज के डूबने के बाद यह तय हो गया है कि अब ईरान अमेरिका के जंग की आग हमारे घर तक पहुंच चुकी है, और यही वजह है कि भारत को पहली बार इस तरह सीधे एस्कॉर्ट ऑपरेशन चलाना पड़ा है। अब तक समुद्री सुरक्षा के लिए बड़े देशों या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भरोसा किया जाता था, लेकिन मौजूदा हालात में वो व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। भारत का ये कदम इसी बदलाव का संकेत है कि अब अपने जहाजों और ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा खुद करनी होगी। यानी अब भारतीय जहाज दोस्तों भारतीय नौसेना के सुरक्षा में अपने देश वापस लौटेंगे या फिर व्यापार करने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भारतीय नौसेना के इस कदम का समर्थन और स्वागत करते हैं तो वी सपोर्ट इंडियन नेवी कमेंट में कहते हुए वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वहीं आपको बता दें, अरुणाचल में भारत के 27 जगहों के नाम बदलने पर बौखला गया चाइना। दोस्तों आया पहला तमतमाता हुआ बयान, भारत के फैसले पर जताई आपत्ति, क्या फिर बढ़ेगा तनाव, बता दें। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन को उसी की भाषा में तगड़ा जवाब दिया तो ड्रैगन बौखला गया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदलने पर भारत की आलोचना की है। चीन ने सीमावर्ती इलाके में 27 जगहों के नाम औपचारिक रूप से घोषित करने के लिए भारत की निंदा की है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जबकि
वे सीमा पर सालों से चले आ रहे तनाव के बाद अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि भारत का चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को बदलने का प्रयास गैर कानूनी और अमान्य है और इससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि जंगनान चीन का हिस्सा है। दोस्तों, दरअसल भारत ने चीन के लगातार ड्रामे और अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने के एक तरफा प्रयासों का कड़ा जवाब देते हुए आधिकारिक तौर पर सर्वे ऑफ इंडिया मैप में अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों, झील, बस्तियां और स्मारक के मानक नाम औपचारिक रूप से दर्ज किए हैं। इसी के बाद चीन बौखला गया है, जबकि खुद चीन जो है वो 2027 से लेकर अब तक कई चरणों में अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का नाम बदलता आ रहा था। जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े रहते हैं, जो हमारे अपडेट्स को डेली देखते हैं, उनको पता होगा कि चीन कितना ज्यादा नाम को बदलने का प्रयास करता है। अब आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और उसने इसका नाम जंगनान रखा हुआ है। चीन के इन्हीं मनगढ़ंत और आधारहीन दावों को खारिज करते हुए और आधिकारिक रिकॉर्ड में स्पष्टता बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से 27 जगहों के सटीक भारतीय नाम आधिकारिक नक्शों और सरकारी अभिलेखों में शामिल किए हैं। इससे पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भी इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लंबे समय से इस इलाके में भौगोलिक नामों का मानकीकृत कर रहा है। ऐसे समय में जब चीन भारत संबंधों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और दोनों देशों के नेताओं के बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत करने की उम्मीद है, भारत का कोई भी ऐसा एक तरफा कदम जो सीमा पर स्थिति को और खराब करे उसका कोई मतलब नहीं है और इससे दोनों देशों के संबंधों के व्यापक हितों को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि अपना भारत लगातार ये साफ करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे रहेगा और इस पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, भारतीय होने के नाते चीन को तगड़ा जवाब देने के लिए कमेंट में अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। दोस्तों, वहीं बता दें, इतना ही नहीं, उधर कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करके पीएम मोदी से सवाल दागे हैं। दोस्तों, अरुणाचल में चीन की घुसपैठ का किया है दावा, साथ में आरएसएस का भी लिया नाम। दरअसल बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ताबड़तोड़ 3 सवाल दागे हैं। उन्होंने इस दौरान आरएसएस का भी नाम लिया है। पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी जी से तीखे सवाल पूछे हैं। पवन खेड़ा ने तो सरकार पर चीन के साथ गुप्त समझौते को लेकर भी सवाल पूछ दिया है। इस बीच अब भारत सरकार ने भी सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे को अपडेट करते हुए चीन की सीमा से जुड़े 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नामों के साथ दर्ज किया हुआ दिखाया है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जमीनी हकीकत जानते हैं, वे समय समय पर चेतावनियां देते रहते हैं और भारत की रक्षा के लिए मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन लगता है कि आपकी कानों तक कोई बात नहीं पहुंचती। दोस्तों, पवन खेड़ा ने 3 तीखे सवाल पूछे हैं, जिसमें पहला है, पवन खेड़ा ने पहले सवाल में पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ पर आप चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री जी। दूसरा सवाल, आप अपनी निजी छवि और छोटी मोटी राजनीति के लिए भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को दांव पर लगाने को क्यों तैयार हैं। तीसरा सवाल पूछा कि क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी या आरएसएस की चीन के साथ कोई ऐसी गुप्त समझ है जिसके बारे में भारत की जनता को नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक शख्स, जो आप सामने देख पा रहे हैं, वो दावा कर रहा है कि अरुणाचल की कुछ जमीन को चीन कब्जा कर रहा है, इस पर राजनीति ना की जाए। आप सभी लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाइए, भारत सरकार भी इस पर ध्यान दे। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। यहाँ के लोग इंडियन आर्मी को हर तरह की घुसपैठ की सूचना देते हैं। अरुणाचल प्रदेश की भारत सरकार ने चीन की साजिश का जवाब देते हुए 27 महत्वपूर्ण भौगोलिक जगहों और उनके मानक भारतीय नामों को अपने आधिकारिक नक्शे में अपडेट किया है। इसमें चीन की सीमा से जुड़े दर्रे, झीलें, बस्तियां और 1962 के युद्ध से जुड़ा एक स्मारक भी शामिल है। इस कदम के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर अपनी प्रशासनिक पकड़ और संप्रभुता को और अधिक स्पष्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, भारत सरकार को बेबुनियाद तरीके से घेरने का प्रयास कर रहा है ये कांग्रेसी नेता। क्या है पवन खेड़ा के बयान पर, दावे पर आपकी राय दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें,
कैसे इस्लामिक नाटो से दूरी भारत इजराइल ज्यादा जरूरी, मुस्लिम देश ने क्यों ठुकराया पाकिस्तानी न्योता। दोस्तों, हर चीज में आगे बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, जब असली समझौते पर हस्ताक्षर करने का आया समय तो दिखे नदारद। बता दें क्या है बड़ी जानकारी दोस्तों। दरअसल विदेश नीति भावनाओं, विचारधाराओं और धार्मिक समानताओं से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों की कठोर वास्तविकताओं से अपनी दिशा निर्धारित करती है। ऐसा लगता है कि मिस्र ने इस कठोर यथार्थ को स्वीकार कर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ उभरते सामरिक समीकरण से किनारा करने में ही भलाई समझी है। दरअसल दोस्तों, इस साल जून में काहिरा में R4 की बैठक के जरिए इस्लामिक नाटो को जमीन में उतारने की कोशिशों के केंद्र में मिस्र था। मिस्र ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक साथ बैठाया, यहां तक कि उसने संवाद को आगे बढ़ाया और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता स्वीकार की। लेकिन जब सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में रणनीतिक रक्षा समझौते की घोषणा हुई तो वहां मिस्र जो है वो दोस्तों नदारा दिखाई दिया था। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खूब चर्चाएं हो रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र को पाकिस्तान ने न्योता भी दिया था कि वो सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का रक्षा समझौते में शामिल हो, लेकिन उसने ऐन मौके पर इंकार कर दिया। इसके बाद भी तुर्की के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि मिस्र भी जल्द ही इस रक्षा समझौते में शामिल होगा। असल में इसके पीछे मिस्र की इजराइल को लेकर वो रणनीतिक मजबूरियां हैं जहां धार्मिक और वैचारिक निकटता से अधिक महत्व भौगोलिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को दिया गया। जी हां, तुर्की इजराइल का भौगोलिक पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान की इजराइल से कोई साझा सीमा नहीं है और उसका सुरक्षा गणित मुख्यतः भारत तथा दक्षिण एशिया से जुड़ा है। सऊदी अरब भी इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता और उसके पास क्षेत्रीय तथा आर्थिक शक्ति का अपना आधार है। इसके विपरीत मिस्र की पूर्वोत्तर सीमा सीधे उस भूगोल से जुड़ी है जहां इजराइल और फलस्तीन का संघर्ष दशकों से चला आ रहा है। गाजा में युद्ध की आग का पहला असर मिस्र की राफाह सीमा और उसके आगे सिनाई पर पड़ सकता है। साल 1967 में इजराइल ने सिनाई पर कब्जा कर मिस्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ दिया था, जिसे लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया से मिस्र ने बड़ी मुश्किल से इसे वापस पाया। साल 1979 की शांति संधि ने दोनों देशों के बीच ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाया जिसने 4 दशकों से अधिक समय तक बड़े युद्ध को रोक रखा। मिस्र इस व्यवस्था को नष्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि सिनाई की स्थिरता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली शर्त है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मिस्र के भारत से आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हित जुड़े हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में भारत और मिस्र शामिल थे, इसलिए दोनों के बीच ये समझ विकसित हुई है कि किसी एक महाशक्ति के खेमे में जाने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति संचालित की जा सकती है। आज भी ये समानता ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर दोनों देशों के करीब लाती है। पाकिस्तान के साथ किसी औपचारिक रणनीतिक समझौते में शामिल होने के बजाय मिस्र ने भारत के साथ अपने आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक संबंधों को अधिक प्राथमिकता दी है। दोस्तों, इसके पीछे मिस्र की व्यवहारिक विदेश नीति महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बता दें कैसे पाकिस्तान इस डील को करके एक साथ 6 तरफा जंग में उलझ गया। ऐसे में ना वो सऊदी का पैसा और ना तुर्की के हथियार को बचा पाएगा। क्यों उसका टूटना तय है, बता दें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने पिछले हफ्ते मक्का रक्षा समझौता किया, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। इसको लेकर कई जानकारों का अब यह मानना है कि इस त्रिपक्षीय समझौते का मकसद अशांत मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान और इजराइल के दबदबे को रोकना है। लेकिन चूंकि भारत का पाकिस्तान से लगातार तनाव बना रहता है, लिहाजा भारत में अब यह सवाल ये है कि इस समझौते से उसके लिए किस तरह की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पाकिस्तान भले ईरान युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों के चलते हेडलाइंस में बना है, लेकिन उसके घरेलू हालात डरावने हैं। पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहले ही खतरनाक रहे हैं और अब पीओके भी देश की सरकार के सामने एक समस्या बन गया है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान इन 3 क्षेत्रों को कब तक और किस कीमत पर अपने नियंत्रण में रख पाएगा। यूरेशियन टाइम्स में के एक लेख में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नितिन जे टीकू ने लिखा है कि अंदरूनी बदहाली के बावजूद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक साथ रक्षा समझौता किया है, जिसका मतलब है कि उसे देश के बाहर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वो युद्ध या तो यमन के हूतियों से हो सकता है या फिर ईरान से। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने अपने लिए 6ठा मोर्चा खोल लिया है। उन 6ठे मोर्चों की बात करें तो पहला है भारत, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा, चौथा पीओके, 5वां अफगानिस्तान और 6ठा ईरान और ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह जैसे हूती विद्रोही यानी हूती रेबल्स।
ऑफिशियल्स। जी हाँ, नितिन जे टिकू ने लिखा है कि पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी थी। भारत ने न सिर्फ हमलों के पहले दौर में पाकिस्तानी सुरक्षा घेरे को तोड़कर कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि सटीक हमले करके पूरे देश में पाकिस्तान के अहम सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। यानी कि दोस्तों, इन सुरक्षा समझौतों को कर कर पाकिस्तान अपने आप ही जंग में उलझता जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ये सारे देश जंग में उसका समर्थन करेंगे, इसीलिए वो इन समझौतों को खुशी खुशी कर रहा है। लेकिन रियलिटी यही है कि ना तो तुर्की पाकिस्तान को बचाएगा, ना सऊदी। ज्यादा से ज्यादा ये लोग हथियार मुहैया करवा सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन डायरेक्ट कोई युद्ध में नहीं उतर सकता पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इन बाकी देशों को फायदा जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। इससे आप क्लियरली कह सकते हैं कि पाकिस्तान का तो कोई फायदा नहीं, लेकिन बाकी देश ने पाकिस्तान के साथ मोई मोई कर दिया। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ देश कोई हो ही नहीं सकता? देखते हैं क्या है आपकी इस पर राय। दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, भारत के आकाश संग आर्मेनिया का शक्ति प्रदर्शन, ईरानी माजिद सिस्टम भी दिखाया। टेंशन में आया अजरबैजान। जी हां, अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। उसने हाल ही में शामिल किए गए विदेशी हथियारों के संग एक बड़ा रक्षात्मक युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ईरान ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को प्रदर्शित किया है। आर्मेनिया में इसे लुजान नाम दिया गया है। इसके साथ ही आर्मेनिया ने ईरान के माजिद पर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया है, जो कम रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और दूसरे एरियल खतरों को खत्म कर सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत से आकाश 1S की खरीद की है। यह मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसी के साथ आर्मेनिया भारत के इस उन्नत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला पहला देश बना है। कुछ महीने पहले आर्मेनिया ने भारत के आकाश सिस्टम को अपने सैन्य परेड के दौरान भी प्रदर्शित किया था। ये एयर डिफेंस सिस्टम मध्यम ऊंचाई और कम ऊंचाई के हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका रेंज लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आर्मेनिया को आप लोग ऑल द बेस्ट कमेंट में कह दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।